माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालो लालियों। तो हम आपके लिए जो केमिस्ट्री क्लास चल रही है आपकी जेड केमिस्ट्री के, इस जेड केमिस्ट्री में मैंने आपको जो इनऑर्गेनिक है, इसी इनऑर्गेनिक का लगभग जो 5 पार्ट हैं इनऑर्गेनिक में, 5 में से लगभग 5 या 6 पार्ट हैं, ठीक है। शायद 5 ये वो तो एक का 2 पार्ट कर रखा है, ठीक है। तो एक पार्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ठीक है भाई। हमारा जो कछुआ चाल है, इस कछुआ चाल से मैंने आपको लगभग एक पार्ट क्लियर करवा दिया है, ठीक है। हो सके तो हम आपका जो 11 जुलाई के अनुसार हमने सोच रखा है, ठीक है, क्योंकि सोच हमेशा बड़ी रखूँ और बड़ी के अनुसार हमेशा तैयारी करूँ, क्योंकि नेगेटिव सोच तो लोग बहुत सोचते हैं। हर काम, कोई भी काम मान लो, उसके 2 अर्थ होते हैं, उसके 2 अर्थ होते हैं। कोई भी काम सोच लो, क्योंकि सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू मान सकते हैं आप। या तो आपको सफलता मिलेगी या आपको असफलता मिलेगी, परंतु एक बात फिक्स है कि असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। असफलता कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो लालो लालियों यही ध्यान रखो आप कि यदि जिंदगी में अगर आपको कुछ मज़े करने हैं, लाइफ को कुछ विशेष बनाना है, तो आपके पास यही समय है। अन्यथा ये अभी जो आप मज़े ले रहे हैं बाद में आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे उस समय, ठीक है, तो लगभग कुछ नौजवान थे, लगभग बहुत लाइन गलत चल जा चुके हैं, ठीक है, तो अब उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि लालों जो आपके सामने समय है, इस समय को गवाइए मत। जितना हो सके कम समय में आपको लक्ष्य को तैयार करना है, ठीक है। और जो आपका एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसी है, इसमें तो यदि आपने कोई चीज़ सीख ली ना हो तो वो तो लाभदायक होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जो पीछे वाली कक्षा के अंदर वो पढ़ चुके थे, आज हम जो इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, इसमें परमाणु संरचना। लगभग हम भाग इसका जो बी की बात करें, यानी यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो देखो परमाणु संरचना समझने के लिए थोड़ी बहुत आपको जो पीछे वाली मैंने आपको बताया वो शायद सभी की शायद क्लियर होगी कि परमाणु के बारे में पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए कि परमाणु क्या क्या था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद में इसकी जो आकार, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में कुछ सिद्धांत भी इसके सिद्धांत क्या क्या बताए थे मैंने आपको। सिद्धांत जैसे यहाँ पे एक तो आपकी जॉन डॉल्टन का सिद्धांत था, उसके बाद में एक सिद्धांत मैंने आपको बताया था जो मतीरा मॉडल था, ठीक है, जो प्लम पुडिंग भी कहते हैं, ठीक है, जिसे बूंदी के लड्डू भी कहते हैं, ठीक है, या रेजिन के भी लड्डू कहते हैं, रेजिन वाला भी कहते हैं, रेजिन मॉडल वाला भी कहता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, जो आपका किसके हमने आपको बताया था कि ये सुनार का था भाई। पहले डोल्टन, फिर आपका मतीरा, यानी लगभग किसान से आया, फिर आपका कौन आया था इसमें, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया। उसके बाद में आता है आपका नील्स बोर आता है। तो मैंने उस समय आपको पढ़ाते समय बोला था कि नील्स बोर में आगे का जो टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा, इसे बोला था मैंने। तो वो दिन आज आ चुका है। तो अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि परमाणु की और भी मॉडल है, परंतु हमें इस कम समय में कुछ सटीक तैयारी करनी है कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। यदि कोई नौजवान ऐसा है कि वो विशेष अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका तो मेरी एक क्लास और चल रही है 11th, उसमें बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। यदि यहाँ पे बेसिक चलेगा तो आपको पता है कि एक महीने में तो मेरा लगभग 20 दिन में तो एक लेसन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु पे आऊँ, परमाणु संरचना को समझ लीजिए थोड़ा बहुत, फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ कि परमाणु संरचना में क्या होता है। सर आपका ये आपका जो परमाणु होगा, ठीक है, क्योंकि परमाणु 3D होता है, यहाँ पे 2D बना सकते हैं। ये इसका नाभिक था, क्या था इसका नाभिक। अब नाभिक के बाद देखो यहाँ पर इसमें सर आपका N और P, न्यूट्रॉन प्लस सर आपका प्रोटॉन, इसको सर हम क्या कहते हैं बताओ, नाभिक कहते हैं। और क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और सर ये इस प्रकार क्या होती है, इसकी चारों तरफ क्या होती है, वर्ताकार कक्षाएं पाई जाती है, ठीक है, लगेगी सर आपकी इसमें कक्षा कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ये किसने कहा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में बातें बताई थी। उसके बाद में कि सर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ताकार रूप से क्या करते हैं, इसमें गति करते हैं। और यहाँ पे लगभग नाभिक का आकार कितना, नाभिक की त्रिज्या कितनी, 10 की घात माइनस कितनी, 15 मीटर थी। और लगभग जिसको हमने क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था शायद आपको, कि जो इसका आकार होता है परमाणु का आकार किसमें, लगभग नैनोमीटर या आपकी पिकोमीटर में, एंगस्ट्रोम में यहाँ पे इसको मापा जाता है। और परमाणु का आकार कितना माना गया था, परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या कितनी थी, ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये वाली कितनी थी, तो ये वाली कितनी थी बताओ, यहाँ से 10 की घात माइनस लगभग 10 मीटर हमें ये मानी थी, ठीक है। क्योंकि फर्मी के अंदर, ये फर्मी के अंदर क्या करते हैं, नाभिक की त्रिज्या को हम कैलकुलेट करते हैं। तो आगे देखो उसके बाद में
उसके बाद में क्या था कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इन दोनों में रिफ्लेक्शन इन प्रतिकर्षण पाया जाता है, जबकि इन दोनों में आपका अट्रैक्शन पाया जाता है, इन आकर्षण पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल जानकारी मैं आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं कि कौन से इसमें आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात, सॉरी नील्स बोर ने क्या बताया। तो पहली बात देखिए, नील्स बोर, अगर हम उसी घटना को आगे बढ़ाएं जो हमने घटना पढ़ी थी, निर्णय नील्स आएगा, नील्स से बोर। तो नील्स बोर की बात करें, कब की बात है, नील्स बोर आया था लगभग 1913 में। कब की बात है, 1913 में नील्स बोर टपके थे। अब नील्स बोर, देखो यहाँ पर कोई भी सिद्धांत आने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई कमी होती है, कोई कमी होती है, तो ही कहने का मतलब हम उस सिद्धांत या लगभग नए सिद्धांत का निर्माण होता है। अभी आप मेरे को इसे बताइए कि क्या पहले कोरोना वायरस नहीं था, जिसे आपने 12th में पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर वाले की बात करूँ मैं, आपने पढ़ा COV लेसन नंबर 12 है, लेसन नंबर 12 एग्रीकल्चर, ध्यान रखना, वहाँ पे आपके लिखा हुआ COV, शायद 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो COV इसकी फुल फॉर्म होती है कोरोना वायरस। क्या होती है, कोरोना वायरस। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जब किताबों में पहले आ चुका था ये कोरोना वायरस था, परंतु इसकी विशेष जानकारी कब हुई, जब इसका प्रकोप बढ़ा, इसके नुकसानदायक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगे, तो हम इसकी जानकारी करने लगे, भाई कोरोना वायरस क्या होता है, ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, जो विशेष प्रकार की टीके चल रहे हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम ये हुआ कि जब परमाणु के अंदर अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के सामने एक समस्या थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये पूछा गया कि मान लीजिए कोई परमाणु है और इस परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये नाभिक है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। उससे कहा कि ले लाला, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे चिपका, इस इलेक्ट्रॉन को आपके सामने कक्षाएं हैं। उस अर्नेस्ट रदरफोर्ड से बोला गया कि ये परमाणु की कक्षाएं, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, बताओ इस इलेक्ट्रॉन को आप कौन सी कक्षा के अंदर रखोगे। अरे कौन सी कक्षा के अंदर रखोगे, जिससे मैंने कहा कि मान लीजिए कोई भी आपके स्कूल में बाहर से बच्चा कोई एडमिशन लेने आता है, तो आप मेरे को इससे बताओ कि इस बच्चे को आप कौन सी कक्षा में बिठाएंगे। आप उसको 5वीं बिठाएंगे, 12वीं बिठाएंगे, 10वीं क्लास में बिठाएंगे, कौन सी में बिठाएंगे बताओ। तो ये भी समस्या। तो अब क्या करता है, जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का या जो प्रधानाध्यापक होता है, वो क्या करता है, उस बच्चे का डेमो लेता है, उसको पूछता है बेटा तेरे को क्या क्या आता है, ठीक है। इसके अलावा इससे कि आप कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, आपकी मार्कशीट क्या है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इस अर्नेस्ट रदरफोर्ड के सामने ये समस्या थी कि इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखें। तो ये इस समस्या का समाधान उसके पास नहीं था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने सिद्धांत पे ये एक बात समझाई थी, जो हम समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा, सॉरी आपकी नील्स बोर ने क्या कहा, नील्स बोर ने कहा कि जैसे आपका ये परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार रूप से, इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार रूप से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे चक्कर लगाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी है, ठीक है, समझने भी ध्यान दिया करो बालक और बालिकाओं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर जी यदि हमारा ये एटम है, ठीक है, या परमाणु है, इसमें आपका ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड और आपकी थर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्ताकार रूप से गति करता है, और जिस स्थान पे इलेक्ट्रॉन गति करता है उनका नाम क्या बोला गया, कक्षा, या हम कह सकते हैं कोश, या हम कह सकते हैं इसे कक्ष, या हम कह सकते हैं इसे ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्थायी अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्थायी अवस्था भी कह सकते हैं। कौन सी बात को बोला रहे हैं कि यहाँ पे जो ये परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिस स्थान पे चक्कर लगाता है, यदि इस स्थान पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कक्षा, कोश, जो भी यहाँ पे, ठीक है, और इनका नाम लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4, यानी एन का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 या 5, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। जो एन यहाँ पे किसको बताता है, तो एन यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। किसको बताता है, ध्यान रखना, मुख्य क्वांटम संख्या।
मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। इस बात का ध्यान रखना आप। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे सिस्टम? अरे कुछ बैठे हैं क्या? अर्नेस्ट रदरफोर्ड सॉरी आपका नील्स बोर ने क्या कहा कि परमाणु जो है उस परमाणु की क्या है यहाँ पे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से चक्कर लगाता है। उस वर्ताकार वाले निश्चित स्थान को क्या कहते हैं? कक्षा, कोश, कक्ष, ऊर्जा स्तर, स्थायी या स्थायी अवस्था उसे कहते हैं। अब उसके बाद में उसने कहा, पहली बात ध्यान रखना, पहली बात मैंने आपको बता दी कि जिस स्थान पे चक्कर लगा दो उसे कक्षा कोश कहते हैं। इसको एन से प्रदर्शित करते हैं KLMNO। और उन कक्षाओं का नाम क्या था? उन कक्षाओं का नाम था KLMN और O। इस प्रकार कुछ कक्षाओं का नाम था। यानी पहली कक्षा का नाम क्या होगा? K, उसके बाद में L और यहाँ पे रहेगा M और आगे जो कक्षा आएगी आपकी N और जो O। इस प्रकार चलता रहेगा। ये कक्षाओं का नाम था इस प्रकार। ठीक है। दूसरी बात उस लल्लू ने क्या बताई? लल्लू का मतलब नील्स बोर ने क्या कहा यहाँ पे? यदि इस संरचना को आगे बनाएं कि मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? यदि मैं थोड़ा बहुत इसको स्पष्ट बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ लल्लू ऐसे भी हैं जिनकी वर्णांतरता बोले तो यहाँ पर आडी और तिरछी लाइनों में समस्या होती है। उसे कहते हैं क्या? वर्णांतरता कहते हैं क्या उसको? अरे भाई लालो, थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ा करो आप। वर्णांतरता ये देखो यहाँ पर ये सर आपका नाभिक है और यहाँ पे देखिए इस तरह आपका इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन में दो बल काम करते हैं। जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में, कौन सी अवस्था में? स्थायी अवस्था में, यानी कोई इलेक्ट्रॉन जब इस वर्ताकार कक्षक में या जो कक्षा में चक्कर लगाएगा तो स्थायी अवस्था में होगा। तो स्थायी होने का कारण क्या है? स्थायी होने का कारण क्या है? कहते हैं कुछ विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, यानी उसमें धैर्य होता है, वो हर बात को सहनशील होते हैं। ठीक है। तो उनका कारण क्या होता है? तो हमेशा दो बल काम करते हैं। सहनशीलता के मध्य में कहें या कोई स्थायी अवस्था के मध्य दो बल काम करते हैं। कौन कौन से? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक तो अंदर की ओर क्या लगता है? बल लगता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य, किन के मध्य? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य बल लगेगा एक तो। और ये सर आपका क्या इसे बताऊं? इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मध्य नहीं, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचने वाला बल कौन सा कहलाता है? इसे बताऊं, विद्युत आकर्षण बल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इसमें विद्युत आकर्षण बल कहलाता है। अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के विपरीत दिशा में जो बल लगता है, ये वाला जो बाहर की ओर बल लगता है, वो बल कौन सा कहलाएगा? बताओ इसमें। वो कहलाएगा इसमें आपका रिफ्लेक्शन इन प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होगा अपकेंद्रीय बल। कौन सा कहलाएगा? बताओ। अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना है। जो बाहर की ओर बल लग रहा है कौन सा कहलाएगा? इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। तो ये दोनों बल जब आपस में बैलेंस होते हैं, या दोनों में अगर मान लीजिए इसकी मात्रा समान होती है, दोनों की मात्रा क्या होती है? समान होती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और ना ही नाभिक के अंदर आएगा, ना ही नाभिक के अंदर आएगा। एक लगभग इक्वल जो आपका बैलेंस अवस्था में रहेगा। ठीक है। अब दूसरी बात देखो यहाँ पर कि सर ना तो ऊपर जा रहा है ना ही आपका नीचे जा रहा है, एकदम बीच वाली अवस्था में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो यहाँ पे वर्ताकार रूप से क्या करेगा? इसमें चक्कर लगाएगा। तो चक्कर लगाएगा तो इसमें क्या होगा? एक वेग भी उत्पन्न होगा। अरे क्या होगा? इसमें वेग भी उत्पन्न होगा। ठीक है। दूसरी बात देखिए कि यदि हमने पढ़ा कि प्रकृति में यदि कोई भी चीज है और यदि अगर है तो उसका द्रव्यमान भी है, यदि है तो उसका क्या है? द्रव्यमान भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आएगा। उसके बाद देखो कि सर यदि मान लीजिए कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि परमाणु में दो आवेश पाए जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश और एक यहाँ पे नाभिक भी आवेश। तो नाभिक में जो आवेश होगा उसका नाम होगा Ze होगा। क्या होगा? Ze। और इस पे जो आवेश है उसको कैसे? इसे बता दिया। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश को किसे बता दिया मैंने? इसे बता दिया। फिर देखो ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश को ई से बताया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? v है। और ये जो त्रिज्या दिख रही है ना आपको, ये वाली त्रिज्या, इसका नाम क्या होगा? बताओ। r होगा।
क्या होगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक दूरी कौन सी कहलाएगी बताओ, इसमें ये त्रिज्या r होगी, या कह सकते हैं कि परमाणु की जो यहाँ से बीच वाली त्रिज्या कौन सी कहलाएगी, इसमें रेडियस कहलाती है। बाह्यतम कोश से लेके नाभिक के सेंटर से दूरी कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी त्रिज्या कहलाती है। अरे कुछ बेटा यहाँ पे समझ में क्या क्या बताया मैंने सर, इसका आवेश तो ZE होगा, ये हमारा नाभिक है, ये है आपकी त्रिज्या होगी, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इसका द्रव्यमान होगा और इसमें आपका V होगा। ठीक है, दो बल कौन कौन से, एक तो बाहर की ओर आपका अप्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और ये अभिकेंद्री बल, इसका नाम अभिकेंद्री बल होगा, यह आपका वैद्युत आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जो किनके मध्य लगता है, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगता है। ठीक है, और ये लगभग नाभिक की विपरीत यानी कहने इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो बाहर क्यों लगेगा। ठीक है, अब देखो आगे, इसको छापने ध्यान रखना, पूछ सकता है कक्षा कोष कैसे भी ऑप्शन आ सकता है, कैसे बना सकता है, या तो 3 देगा, उपयोग सभी ऐसे दे सकता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर भी है। अब देखो यहाँ पर अब हम दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई भी यदि परमाणु बैलेंस, उसमें इलेक्ट्रॉन यदि स्थायी अवस्था में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब सर ये वाला फोर्स भी क्या होगा, समान होगा, और जो बाहर की ओर बल लग रहा है वो भी क्या होगा, समान होगा। तो देखते हैं किस प्रकार समान होगा। तो आपको एक छोटा सा याद होगा, एक कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम क्या होता है कि जब दो आवेश यहाँ पर Q1 और Q2, यहाँ पर बात करें क्या आएगा इसमें Q1, और यहाँ पे आएगा अगर मल्टीप्लाई क्या आएगा इसमें Q2, तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें R²। इसका मतलब है कि जो टोटल फोर्स होगा किसके बराबर, दो आवेश के मल्टीप्लाई और उनके मध्य दूरी होगी। भाई एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है। सर इसको मैंने Q1 मान लिया, इसको मैंने Q2 मान लिया, क्या मान लिया, और इन दोनों के मध्य यहाँ पे क्या हो जाएगी, R²। इसका मतलब टोटल जो बल होगा किनके मध्य, किनके बराबर होगा, Q1 और Q2 के यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे R² यहाँ पे यत्करानुपाती होगा। तो यही अगर नियम इस नाभिक के लिए लगाते हैं, इन परमाणु के लिए, तो क्या बनेगा, देखो इसमें यहाँ पे देखना आप ध्यान से, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार देखो सर, यदि एक आवेश तो सर हमारा ZE और एक आवेश आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो इसमें, अब इसमें F, और ये अंदर वाला बल आएगा इसमें F, कौन सा बल है बताओ, ये विद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पे लिखूंगा बताओ विद्युत आकर्षण, ये फोर्स आ जाएगा, मैं कहूँ यहाँ पे बल आएगा, कितना होगा बताओ सर, यहाँ पे आएगा देखो ZE, और ये तो क्या आ गया सर, इसका आवेश नाभिक का आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई आपका इसमें इलेक्ट्रॉन। अब बताओ दोनों की बीच दूरी क्या इसमें R है, तो यहाँ पे आएगा, अभी हमें पता था R², ये संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल लगेगा वो कौन किस प्रकार आएगा, F बराबर ZE इंटू आपका इसमें E अपॉन क्या आएगा, R²। या मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे बताओ, देखो यहाँ पे दोनों स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पे आएगा ZE² अपॉन क्या आएगा इसमें R²। ये बल कौन सा कहलाएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा आगे, ध्यान रखना इस पर, कौन सा कहलाएगा, विद्युत आकर्षण बल कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपको ये मालूम है, तो बाहर वाला बल भी निकालो, अब केंद्रीय बल भी निकालो, क्या होगा, तो देखो अब केंद्रीय बल का मान होगा, अब केंद्रीय बल क्या आएगा इसका, mv² अपॉन क्या आएगा इसमें R आएगा, क्या आएगा इसमें mv² अपॉन क्या आएगा इसमें R आएगा। अब बताओ इसमें m तो क्या है, m सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस वेग से गतिशील है, r क्या है, यहाँ पर ये त्रिज्या है। सर यहाँ पे ZE क्या है, ZE तो आपका इसका नाभिक का आवेश है, और E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, R उसकी यहाँ पे त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सर इसमें दोनों यदि बल अगर बैलेंस अवस्था में होते हैं, अगर संतुलन अवस्था में होंगे, तो ही आपका परमाणु एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निश्चित अवस्था में चक्कर लगाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों जो आपके बल पाए जाते हैं, दोनों बल को क्या कर दूंगा, इसमें बराबर करूँगा। तो नील्स बोर के अनुसार यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसमें यहाँ पर आएगा mv² अपॉन सर, ये तो कौन सा, अब केंद्रीय बल बराबर कौन सा होगा, यहाँ पे बताओ ZE² अपॉन क्या आएगा इसमें R²। और यहाँ तक किसी लाला लाली को दिक्कत है क्या, सोच लो एक बार, सोच लो फुर्ती से,
क्वेश्चन बन सकता है कि नील्स बोर की प्रथम अवधारणा, नील्स बोर की प्रथम अवधारणा यही ध्यान रखना, नील्स बोर की प्रथम अवधारणा यही है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वापस ला लो ला लियो, ध्यान रखना। क्योंकि देखो ये इस प्रकार की क्वेश्चन, यदि कोई बंदा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी क्वेश्चन बनता है, यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है तो भी क्वेश्चन बनता है, यदि नीट की तैयारी करता है तो समस्या करता है, वो नेट की तैयारी करता है तो भी समस्या बनता है। वो सोच लें आप। अब कहेंगे कि सर आपका एक टैलेंट कहाँ से है? बेटो काम ही मेरा सिर्फ पढ़ने का है, काम ही पढ़ने का है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है पढ़ने में। मेरे से और काम करवा लो, और काम थोड़ी समस्या होती है, पर पढ़ने में मेरे को मजा आता है, सीधी बात है। सोच लो आप, जब कोई मेरे साथ अगर मान ली कहने का उनको डिस्टर्ब करता है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं मालूम चलता है कि सामने क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। आप भी कुछ इस प्रकार पढ़ोगी, हाँ सर बिल्कुल ऐसा पढ़ोगी, वे सामने क्या चल रहा है मालूम नहीं चले। कभी कभार तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर जैसे दूध रखा हुआ है, ठंडा हो जाता है बहुत, मालूम नहीं चलता है। ऐसे कुछ पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो कुछ आपको इंटरेस्ट मजा है पढ़ने में। ऐसे ज़बरदस्ती मत करो यार ये चीज़ पढ़नी है रटनी है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। हाँ यार ऐसा हो सकता है, इसको इसके साथ जोड़, ठीक है, फिर कुछ पढ़ने का मजा कुछ और अलग होता है। तो देखो यहाँ पर एक नौजवान का कमेंट भी था, शायद पता नहीं कौन है, कि सर हम गुरुदेव, हम तो उसको धन्यवाद देते हैं जो भी, ठीक है, कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट या जो भी कुछ लिखा हुआ था मैंने पढ़ा था उसका, ठीक है। तो बहुत बड़े नौजवान, यदि आप किसी की वजह से अगर मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं उस नौजवान का कि बहुत बढ़िया आप पे इंटरेस्ट जाग चुका आप में, जो भी है। तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें ध्यान रखना पहली अवधारणा, फर्स्ट यहाँ पर पहली अवधारणा ध्यान रखना, इसमें इस बात का ध्यान रखना है पहली अवधारणा कौन सी, ये वाली है। अब देखो इसमें क्या है सिस्टम, इस पूरे सिस्टम से आप में m का मान निकलवा सकता है, v का मान निकलवा सकता है, r का मान निकलवा सकता है, कैसे निकला सकता है इसमें, तो बात देखिए, इसको याद रखना, ठीक है। अब बनाते हैं दूसरी अवधारणा, कौन सी दूसरी अवधारणा देखते हैं यहाँ पर। अरे पहले में किसी को दिक्कत है क्या? नील्स बोर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब नील्स बोर की हम कौन सी अवधारणा पढ़ेंगे बताओ? सेकंड अवधारणा बोले तो सर आपकी दूसरी अवधारणा। अब दूसरी देखो क्या थी इसमें, वो यहाँ पर समस्या रदरफोर्ड की समस्या कौन सी, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु इस प्रकार गतिशील है, जब कोई वस्तु, तो उसका क्या आता है, केवल संवेग आता है। क्या आता है? संवेग। P बराबर mv क्या आता है, ठीक है। अब ठीक नहीं बताऊंगा आपको जो भी है। और यदि मान लीजिए कोई वस्तु इस प्रकार गतिशील है, इस प्रकार गतिशील है, या मैं ऐसे कहूँ इस प्रकार गतिशील है, तो उसमें आएगा उसका कोणीय संवेग। जैसे पंखा होगा, उस पंखा क्या आएगा, इसमें कोणीय संवेग आएगा। तो यहाँ पे देखें कि हमें लल्लू ये मालूम है कौन सी जानकारी, कि जब ये इलेक्ट्रॉन देखो रे यहाँ पे इस कक्षा के अंदर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते चल रहा है ऐसे, तो ऐसे घूम रहे तो इसका क्या होगा सर आपका कोणीय संवेग। क्या होगा बताओ? कोणीय संवेग। अब सर ये कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका वेग क्या हो जाएगा, और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, mvr इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका वेग, और यहाँ पे उसकी रेडियस, ठीक है। उसके बाद में उसने कहा कि नील्स बोर ने कि इसका कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, इसका mvr कोणीय संवेग बराबर होगा nh/2π। अभी देखना ध्यान से इसका मतलब क्या होगा। उसने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, nh/2π के बराबर होगा। अब nh/2π को देखना है, तो सर देखो n तो क्या है, यहाँ पे कक्षाएं हैं। कक्षा कौन कौन सी, 1 2 3 या 4 5 जो भी हमने पढ़ी। उसके बाद में सर h क्या है, अब देखो ध्यान रखना, इस नील्स बोर का सिद्धांत मैक्स प्लांक के सिद्धांत पे आधारित था। नोट कर लेना, नील्स बोर का सिद्धांत मैक्स प्लांक के सिद्धांत पे आधारित था। तो ये h क्या है बताओ, प्लांक नियतांक। क्या है रे,
प्लांक नियतांक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है लालू 6.26, 6.6 और 26 10⁻, क्या होता है -34 JS, 6.26 से कुछ होता है, ठीक है। तो ये किसका मान होता है बताओ, इसमें एस का मान होता है। उसके बाद में पाई का मान आप जानते हो, और पाई कितनी होती है, परिवर्तन पायो, तो पायो 3.4 को पायो कितने का 3.4 का पाया आता है, ठीक है। अब दो तो आप जानते हो, दो का मतलब 2 ही होता है। आर का मान, सर आर का मान उसकी त्रिज्या रेडियस, और वी क्या है, और ये तो आर है, तो वी क्या है उसका आर, यार ये वी यार आर है, मैं नहीं मानूंगा तेरे को, आ जाए बेटा अच्छी तरह। और वी क्या है उसका वेग है, एम ई क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को। अब सर इसका मतलब क्या है, देखो मतलब समझो आप। हमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन इस वर्ताकार रूप से इस कक्षा में घूम रहा है, यानी सर हमारे पास क्या इसका कोणीय संवेग है। और मैंने से कहा कि उदाहरण के लिए कुछ ही मान लो आप, हमें समझना है कि सर MEV/R बराबर कितना है 50 मान लिया कि 50 कोणीय संवेग हमारे पास। अब मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना है बताओ, कोणीय संवेग 50 है। तो आप बताओ इस इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा में भरेंगे, ये आपका परमाणु है, इसकी ये कक्षाएं हैं, बताओ इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे। अब बताओ, अब समस्या खड़ी होगी। तो अब देखो यहाँ पर अभी तक सर हमने देखा एस का मान भी फिक्स है, पाई का मान फिक्स है, परिवर्तनशील क्या आपका एन है। तो यदि मान लीजिए एम और EV/R और हमें पढ़ा NH/ आपका 2 पाई पढ़ा, तो सर हमें एन देखना है। अब देखना ध्यान समझना, यदि एन का मान में 1 रखता हूँ, सर ये तो सभी कांस्टेंट है, ये तो सर ये भी आपका फिक्स है, ये भी हमेशा फिक्स है। यदि एन का मान में 1 रखता हूँ और 1 रखने पर यदि मान लीजिए हमारे पास आंसर इसके बराबर आता है कितना 50, कितना आता है H/ यदि 50 आता है, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन किस में जाएगा, n बराबर 1, तो पहली कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें। और देखो मान लीजिए कि सर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है MER कितना है कि 40, ऐसे मान लो कि कितना है 60 है, कितना है 60। और हमने क्या किया कि NS/2 पाई का मान, n का मान कितना मैंने 2 रखा, यदि n का मान 2 रखने पे मान कितना आता है 60 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 60 कब आता है, जब n का मान 2 रखते हैं। और 2 यहाँ पे कौन ऊपर बताओ, 2 में सर आपकी दूसरी कक्षा है, ये यहाँ पे आएगा। फिर समझिए कुछ जो किसकी समस्या थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की समस्या थी। इसके सामने इस समस्या का समाधान इस प्रकार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नोट कर लो जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है NH/2 पाई की गुणज होता है, NH/2 पाई की गुणज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान जितना होगा, n का मान जितना होगा, यदि n का मान रखने पे उसका कोणीय संवेग प्राप्त होता है तो वो क्या हो जाएगी, उसमें वही उसकी क्या होगी, इसमें कक्षा होगी। यदि n का मान 2 आ रहा है तो कौन सी दूसरी कक्षा होगी, यदि n का मान 3 आ रहा है तो कौन सी कक्षा होगी, तीसरी कक्षा होगी। यदि n का मान 4 आ रहा है तो कौन सी आपकी चौथी कक्षा होगी। या आपसे ऐसे पूछ सकता है, यदि आपने क्या किया कि यहाँ पे इसका आपको कोणीय संवेग दे देगा, ठीक है, आपको H का मान दे देगा, पाई का मान दे देगा, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ कि यहाँ पे उस कक्षा का नाम बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा। अब कक्षा का नाम पूछा है इसमें, तो नाम में क्या क्या, यदि इसे मान लीजिए हमारे पास n का मान कितना आ गया, n का मान कितना 5 आ गया, तो 5 में कौन सी कक्षा होगी, लगा लो साहब K L M N O, कौन सी हो जाएगी, इसमें O कक्षा होगी फिर आपकी। और 1 2 3 4 ये 5, इस प्रकार ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो। यदि कोई मान लीजिए क्वेश्चन बना ले कोई ठप बनाने वाला, ठीक है, तो समस्या हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। ये कौन सी अवधारणा, दूसरी अवधारणा ये है, दूसरी अवधारणा सेकंड अवधारणा ये है, और फर्स्ट अवधारणा इसकी ये ध्यान रखना। अब इन दोनों में आपस में अंतर संबंध करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को नोट कर लो आप फुर्ती से। पहली अवधारणा कौन सी बताओ हमारी, mv² अपॉन क्या है आपका r, उसके बाद में क्या आएगा 2 ZE,
जेड ई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा इसमें आर स्क्वायर, ये तो आपकी फर्स्ट वाली है। सेकंड वाली कौन सी बताओ इसमें, सेकंड वाली है एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आर और यहाँ पे एन एच अपॉन आपका 2 पाई। दोनों को नोट कर लो फुर्ती से, दोनों को नोट कर लो। फर्स्ट अवधारणा कौन सी है, सेकंड अवधारणा कौन सी है, नील्स बोर की ध्यान रखना, आगे काम में आएगी। थोड़ा मैं टाइम देख लीजिए कितना हो गया आपका। हाँ बढ़िया, लगभग आधा घंटा हो गया अरे भाई, आधा तो हो गया है, थोड़ा बहुत काम और बाकी है भाई। छाप लिया होगा सभी ने। अब देखो तीसरी समस्या और करते हैं। तीसरी समस्या ये थी, ये आपका अर्नीस्ट रदरफोर्ड, बोले तो मैक्सवेल की भी कह सकते हैं। अब देखो कि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, कोई आदमी काम कर रहा है, ऐसे मान लो कोई आदमी या हम कोई महिला से मान लो काम कर रही है, तो ऐसे बताओ रे, जब आप काम करते हो तो आपकी ऊर्जा में कमी होती है या नहीं होती, होती है। जब आप काम करते हो, जब आप किसी ना किसी दिन कोई उपवास रखते हो, तो उस दिन देखना आपकी शाम को हालत कैसी हो जाती है। भाई मैंने तो कभी उपवास रखा नहीं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आप थोड़ा आध्यात्मिक है, उपवास क्यों नहीं रखते हैं, तो भाई आध्यात्मिक वाला उपवास क्यों रखेगा, जब उसको आध्यात्मिक का ज्ञान है तो उपवास क्यों रखेगा, ठीक है। उपवास का अर्थ मेरे को समझाना अगर किसी को आता है तो, कि सर उपवास का अर्थ ये होता है, भाई उपवास क्यों रखा जाता है, ये मेरे को बताना आप। या फिर मैं आपको इसका साइंटिफिक जो कारण होगा, विज्ञान का रूप में जो कारण होगा मैं बताऊंगा भाई इसका क्यों रखा जाता है। यदि आप बताते हैं तो बढ़िया है। तो लालू हम क्या समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई गतिशील है, तो गतिशील है तो रदरफोर्ड ये बोल रहा है कि गतिशील है तो भाई साहब इसकी ऊर्जा में कमी होगी। तो जब ऊर्जा में कमी होगी तो आप इसे कुछ खिलाएंगे ही नहीं बेचारे को, और इसे काम ही काम करवाएंगे, तो अंत में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही समस्या इस रदरफोर्ड ने या मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है। तो लल्लू ऐसे बता कि जब इसकी ऊर्जा में कमी होती है, जब बेचारा कोई बार बार दौड़ रहा है, बार बार दौड़ रहा है, दौड़ते 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 धीरे 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 अंत में नाभिक में समा जाना चाहिए, अंत में नाभिक में समा जाना चाहिए। लालो अगर ऐसा होता तो पता नहीं आप कहाँ पर होते और मैं कहाँ पे होता। परंतु नील्स बोर ने कहा कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, अब सोचो मैं थोड़ा बहुत मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, मार्कर के साथ धोखा नहीं करेंगे ना, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, अंत में समा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आपको। तो लालू थोड़ा बहुत ध्यान रखो, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, आप विचार करो, बढ़िया विचार करना है आपको, विचार बढ़िया करना है। अब कोई चोटी की तरफ देख रहा है तो कोई किधर देख रहा है, देख लो बेटा, वो देख लो आप भी। तो बरसात के दिन आए और मिट्टी के पानी से मुलाकात के दिन आए, मुलाकात होगी मिट्टी की अब तो। चलो मैंने इंक डाली है, और बिंदु पे आ जाओ। समझते क्या थी भाई कि जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करता है अंत में नाभिक में समा जाना चाहिए। जबकि लल्लू झंडा रोक रहा है, नील्स बोर, अरे भाई ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर अब उसने क्या कहा, देखो इधर, उसने कहा कि ये आपका सर आपका नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है इलेक्ट्रॉन की, और सर ये मान लीजिए कौन सी तीसरी कक्षा है। कितनी होगी, 3 कक्षाएं होगी। अब सर बीच में नपी, बीच में कौन आएगा आपका, नपी आएगा। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो पहली बात तो नील्स बोर ने कहा यदि कोई अपने घर पे ही पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, अपने घर पे ही पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो लालू ध्यान रखना इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। ये कौन बोला, नील्स बोर बोला। नील्स बोर ने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से अगर गति कर रहा है, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पे गति कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे बताओ कि कमी कब होगी, वृद्धि कब होगी नील्स बोर जी।
तो बोर ने कहा कि लालू यदि अगर मान लीजिए ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाता है, नीचे वाले से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाता है, तो यहाँ पे ऊर्जा का क्या करेगा बताओ, ऊर्जा का नहीं, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जब ऊपर वाले से नीचे वाले कक्षा में आता है तो यहाँ पे ऊर्जा को बाहर निकालेगा। क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। बात समझ में आ गई क्या? ये किसने कहा, नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले नीचे वाले से ऊपर वाले में जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी रे लालू। जब आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मैं से कहूँ कि आपको 11th पढ़ेंगे या आपको 10th पढ़े तो कोई जोड़ ही नहीं आएगा आपको, अरे यार ये क्या क्लास है। तो यहाँ पर भी यही था कि ऊर्जा उत्सर्जन और ऊर्जा अवशोषण, चलो बात तो सही है, देखो इसने बात को क्लियर भी कर दिया। उसने कहा कि ये जो ऊर्जा यहाँ पे लेने और देने का सिस्टम है ना, वो किस रूप में होता है, ये पैकेट के रूप में होता है। और इन पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं रे भाई, क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऊर्जा अगर ले रहा है किस रूप में, पैकेट के रूप में लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं इसको, क्वांटा कहते हैं। इस पैकेट देगा तो क्वांटा के रूप में देगा और लेगा तो क्वांटा के रूप में, यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्वांटा के रूप में लेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो आगे इसके बाद में, तो हमने पढ़ा कि जी इसका जो सिद्धांत किस पे था, मैक्स प्लांक पे आधारित था। इस बात का ध्यान रखना है, मैक्स प्लांक, इसका सिद्धांत नील्स बोर का सिद्धांत मैक्स प्लांक पे आधारित था। और मैक्स प्लांक ने कहा था कि इसकी जो डेल ई टोटल ऊर्जा बराबर होती है एच, और यहाँ पे इस आवर्ती के बराबर होती है। किसने कहा था, ये मैक्स प्लांक ने कहा था। इसी बात को इसने यहाँ पे दोहराया। उसने इसी बात को दोहरा के उसने नील्स बोर ने क्या निकाली, आवर्ती निकाली। क्या निकाली उसने, आवर्ती निकाली। अब देखो आवर्ती क्या होती रे, आवर्ती ध्यान रखना लालो, 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं वो आवर्ती कहलाती है, ठीक है। नहीं समझ में तो पूछना मेरे से। अब देखो आवर्ती का मतलब, तो सर यहाँ पे उसने आवर्ती, सर वी का मान निकालना, तो वी का मान निकालने के लिए सर ये क्या है, अब देखो सर यहाँ पे ये हमारे पास ये डेल ई, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पहले इसको निकाल दो, डेल ई किस प्रकार आएगी, यदि मैं यहाँ पे E2 माइनस क्या करता हूँ, अरे मक्खी तेरे क्या विचार है, तेरे कुछ हो गया क्या करना चाहती है तू, तो यहाँ पे आएगा इसमें E1 आएगा। मक्खी भी पीछा करी, पता नहीं ये पीछा करने वाले कब मेरा पीछा छोड़ेंगे, ठीक है। तो E2 और आपका E1 आएगा। अब सर यहाँ पे E2 तो क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर, और ये क्या आपका निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है भाई। उच्च ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा क्या है, नीचे वाले में इसकी ऊर्जा क्या है। देखो ध्यान से समझना है, क्योंकि ये दो की तुलना है। यदि मैं इन दोनों की बात करूं, तो बताओ इसमें E2 ये होगा और आपका E1 ये होगा। यदि मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये क्या होगा बताओ, E2 होगा और आपका E1 होगा। इस बात का ध्यान रखना है। कभी एक को E2 नहीं बोल सकते, कभी एक को हम E1 नहीं बोल सकते, दोनों तुलनात्मक है। यदि आपने इसको क्या मान लिया, E1 मान लिया, तो ये क्या होगा बताओ, E2 होगा। यदि इसको आपने E2 मान लिया तो क्या होगा, आपका E1 होगा। तो ये आपकी ऊर्जा स्तर है। तो इससे क्या आ गया हमारे पास बताओ, हमारे पास इस आपकी डेल ई का मान आ गया। तो अब आपको सूत्र चिपकाना है, यहाँ पे आएगा बताओ E2 माइनस क्या आएगा आपका E1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H भी बन जाएगा। अब हमें V का मान निकालना है, तो V का मान आएगा लालो, यहाँ पे V बराबर है E2 माइनस यहाँ पे E1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें बताओ H आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे इस आपके मैक्स जो नील्स बोर ने क्या निकाली, दहली आवर्ती, तेरी दहलीज वाली आवर्ती तेरे आएंगे तो वहाँ पे हम जरूर आवर्ती करेंगे लालों लालियों, ठीक है। आपको पता है कि जब आप की दहलीज होगी तो उस समय आपकी या तो ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, या तो सामने वाले की ऊर्जा बढ़ेगी या आपकी घटेगी, सीधी सी बात है। अंतर ये कि है या तो सामने वाले की बढ़ेगी या आपकी बढ़ेगी। ये दहलीज का सिस्टम होता है जब आप दहलीज में जाओगे, इसमें की बात, ठीक है। तो एच ये तो फिक्स है, ये तो क्या आपका, ये तो फिक्स होगा। ये आपका E2 आपका जो भी दे रखा होगा किस्म, ठीक है, E1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका V आएगा।
तो यहाँ तक हमने जो कौन कौन सी बात पढ़ी, एक तो इसके अवशोषण का सिस्टम क्या होगा, यहाँ पर दो फर्स्ट और आपका सेकंड और आपकी थर्ड वाली बात किसने बताई थी, आपकी नील्स बोर ने बातें बताई थी। ठीक है, तो कोई समस्या यहाँ तक है? समस्या तो पूछ सकते हो आराम से, आपके लिए बिल्कुल मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप भी अगर थोड़ी बहुत मेहनत करना चाहते हैं, सोचिए हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे हवा के इस माध्यम में आपके लिए सेवाएं दे रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत सेवा कर सकते हैं गुरुजी की, कि चैनल को आगे बढ़ाओ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। ठीक है, और लगभग प्रत्येक विद्यार्थी हमारा ये निवेदन है कि 5-5 सब्सक्राइब बढ़ाइए, इससे आपको एक प्रॉफिट और होगा कि लाइव क्लास मिलेगी आपको, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आपको सहयोग करना पड़ेगा। यदि आप गुरुजी को सच्चे दिल से चाहते हैं लालो लालियों, तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं कौन कौन चाहता है और कौन कौन नहीं चाहता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे आते हैं। अब देखो मुख्य बात, ये तो हमने सिद्धांत को समझ लिया, ये सिस्टम था। अब एक समस्या यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, रेडियस पूछता है आपसे कि परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछता है। ध्यान रखना कि परमाणु की त्रिज्या किस प्रकार निकालते हैं वो आपसे पूछता है। तो केवल मैं आज इसका आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो हम इस वाली जानकारी से क्या निकालेंगे, इसका और क्या निकालेंगे, परमाणु की रेडियस निकालेंगे। अब सर किस प्रकार निकालेंगे, देखो इसमें तो हमारे पास मान लीजिए समीकरण, इसको मैं 1 मानता हूँ और समीकरण से क्या मानता हूँ मैं 2 मान लिया। ठीक है, ये तो काम में नहीं आएगा, क्यों ये काम में आएगा, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो अब मैं सेकंड वाली की बात करता हूँ। यहाँ पे आएगा समीकरण सेकंड से v का मान प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने पर, तो हमारे पास सेकंड क्या है बताओ, एम वी आर यहाँ पे आएगा एन एच अपॉन यहाँ पे आएगा 2 पाई। केवल v का मान प्राप्त करना, तो यहाँ पे आएगा v बराबर है एन एच अपॉन और यहाँ पे आएगा एम ई और यहाँ पे आएगा इसमें r और यहाँ पे आएगा 2 पाई। ये किसका मान है बताओ, हमारे पास किसका मान आ गया, v का मान आ गया। इसको समीकरण बोलते हैं हम आपका 3, क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 है 1, क्या हो गया इसमें, 1 के ऊपर वाला 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे रख लो 1 में, तो देखो यहाँ पे क्या है बताओ, तो यहाँ पर आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और इसको छाप लो एक बार, जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पर आपका आर स्क्वायर। अब जहाँ पर भी आपको वी दिखता है वहाँ पर चिपका दो, जहाँ पर भी आपको वी दिख रहा है तो यहाँ पर आएगा देखो एम और आर, तो यहाँ पे बाहर आएगा और कोष्टक में क्या आएगा, वी का मान है ना, तो वी का मान आएगा इसमें एन एच अपॉन, उसके बाद में आएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं देखो 2 पाई और यहाँ पे आएगा एम। अब देखो ये दोनों एम समान है, यहाँ पे मैं लिख सकूँगा कि आपका दोनों एम समान है, दोनों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये तो केवल मैंने इसको यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए ये लिखा था, तो दोनों एम समान है, दोनों एम को समान मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा ये भी एम ही आएगा, उसके बाद में क्या आएगा इसमें तो आर आएगा और ये तो आएगा इसमें आर है। और बताओ ऊपर क्या है, यहाँ पे देखो इसमें वी, परंतु यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर बराबर क्या आएगा इसमें जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा इसमें आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा एम अपॉन आर, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे पाई स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा एम स्क्वायर और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। 4 कैसे यहाँ और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ इसमें जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा इसमें आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट है उसे काट लो। देखो जहाँ इसका एम इससे कट जाएगा 1 और यहाँ पे कोई आर का भी सिस्टम है क्या, आर भी कट रहा है शायद। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत नियम है ना पक्षांतर का नियम, तो इससे आर से आर कट जाएगा अगर आपको मालूम है। ठीक है, परंतु ये नहीं कटेगा, ये यहाँ पे वज्र गुणा में होगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, केवल हमें इस वाले पक्ष में आर को रखना है, या इससे मान लो इसको हल करते जो भी आएगा। देखो इसमें एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बताओ
4 पाई स्क्वायर और आर एम क्या आएगा, एम आर आएगा, क्या आएगा इसमें एम आर, और बराबर में क्या आएगा बताओ इसमें जेड ई स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा जेड ई स्क्वायर आएगा। अब क्या होगा सर यहाँ पे ये जो जेड ई स्क्वायर यहाँ पे आएगा, आर इसके स्थान पे जाएगा, तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे जाएगा आर, ये आर तो यहाँ पे रहेगा, ये जेड इसके स्थान पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा बराबर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे आएगा सर आपका इसमें 4 पाई स्क्वायर, उसके बाद में सर आपका एम, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये नीचे आ जाएगा तो जेड ई स्क्वायर। थोड़ा कॉपी में कैलकुलेशन करना ला लो। तो हमारे पास किसका मान आ गया बताओ, आर का मान आ गया। अरे कोई यहाँ तक दिक्कत किसी को बताऊँ, यहाँ तक दिक्कत है क्या, समस्या तो बोलिए फुर्ती से कि सर आर का मान किस प्रकार है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जेड है, दो नहीं है, थोड़ा डेकोरेशन करते इसमें, ये जेड है, जेड ई स्क्वायर, एम यहाँ पे 4 पाई, उसके बाद जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है फुर्ती से छाप लो। मैंने यहाँ तक बोला था, शायद यहाँ तक आपको बताऊँगा, थोड़ा टाइम भी सही लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 45 के आसपास क्लास हो चुकी है, 45 के आसपास क्लास हो चुकी है। और ध्यान रखना शायद आज शाम को टेस्ट आएगा, शाम को का नहीं, आज नहीं, ये क्लास तो शायद कल होगी ना, यानी आप नेक्स्ट डे, तो इसका मतलब आज क्लास बन रही है, उस दिन क्या होगा, आपका टेस्ट है शाम को, आज 5 बजे आपका टेस्ट या 6 बजे के आसपास टेस्ट पेपर आएगा रोज़ यूट्यूब पे, ठीक है। कोशिश करो, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, यदि आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ तक कल याद रखना, फिर बाकी कल हमारे और देखेंगे। देखो क्वेश्चन बनता है कि आपको देगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा में, इस कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होगी। उसमें देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ये भी आपको कांस्टेंट में होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये वाला कांस्टेंट है। इसमें द्रव्यमान कांस्टेंट, इसमें आएगा जेड ई, ये आपका कांस्टेंट भी, ये कांस्टेंट भी है, वो जो कल और बताऊंगा, ठीक है। डिटेल से आप इतना लिख लो। तो लालियो तो आपसे ये निवेदन है कि रेगुलर क्लास लो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यदि आपके कोई परिवार में जो बीएससी वाला बंदा है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बताऊँ। 11th वाला बंदा भी ले सकता है, क्योंकि है ही केमिस्ट्री, ये चीज़ वही है और कोई अलग चीज़ नहीं है, बस नाम के इसका जेट है बस। यदि मैं इसको यहाँ पर बोल के कहूँ कि नीट वाला बंदा वही बातें पढ़ते हैं, बस लेवल थोड़ा अलग होता है उसमें, ठीक है।